हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 13। मैं बीच में क्लास नहीं ले रहा था कि मेरा भी अक्टूबर में बीपीएससी मेंस है, इसीलिए मेरा क्लास थोड़ा डिले चल रहा है। मतलब रेगुलर में क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर क्लास ले पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा भी सामने एग्ज़ाम है, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको डेली क्लास में प्रोवाइड करूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 13 है ना। जितना मैं मॉडल सेट आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप प्रयास कीजिए कि इसको आप कंप्लीट कर लें। ओके, तो चलिए एक नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एकमात्र महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। समझिएगा, क्वेश्चन है आपको एकमात्र महिला यानी विश्व की एकमात्र महिला जिन्हें फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है ना। नोबेल पुरस्कार मिला है। समझिएगा, विश्व की एकमात्र महिला, है ना, विश्व की एकमात्र महिला जिसे फिजिक्स एवं केमिस्ट्री यानी विज्ञान के दोनों शाखाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, वह महिला कौन है। समझिएगा, ये जो महिला है वह आपको मैडम क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी। समझिएगा, यह आपको मैडम क्यूरी या विश्व की एकमात्र महिला हैं जिन्हें विज्ञान की दोनों शाखाओं के लिए यानी फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि विज्ञान के दोनों शाखाओं के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो आपको मैडम क्यूरी है ना। विज्ञान की दोनों शाखाओं के लिए, विज्ञान की दोनों शाखाओं, है ना, दोनों शाखाओं यानी क्या, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री, इन दोनों क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला हैं वह मैडम क्यूरी हैं। आइए अब कुछ मैडम क्यूरी के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। आखिर मैडम क्यूरी थी कौन। समझिएगा, इनका जो नाम है वो आपको मैरी क्यूरी है। इनका जो नाम है मैरी क्यूरी है, और याद रखिएगा इन्हें हम लोग मैडम क्यूरी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1867 में, कहाँ पर, पोलैंड की राजधानी, समझिएगा, पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुआ था, है ना। पोलैंड की राजधानी आपको वर्सा में हुआ था। और याद रखिएगा, कहा जाता है कि केवल भारत ही नहीं, विश्व के हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, उनको उचित सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और आप मेहनत करने वाले हैं तो कहीं भी आपके लिए आपको जो संभावनाएं हैं वह अपार रहती है। मैडम क्यूरी जब इनका जन्म 1867 में पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुई थी, तब वहाँ महिलाओं को उचित शिक्षा नहीं दिया जाता था, है ना। जो शिक्षा का जो सम्मान था वो उचित रूप से नहीं दिया जाता था, और मैडम क्यूरी पढ़ना चाहती थी। इसीलिए मैडम क्यूरी को जो आर्थिक सपोर्ट किया इनकी बड़ी बहन ने किया, और बड़ी बहन ने इन्हें भेजा कहाँ पे, पेरिस में, है ना, आपको पेरिस में भेजा। और पेरिस में इन्होंने आपको भौतिकी यानी फिजिक्स एवं मैथ विषय को लेकर के पढ़ाई स्टार्ट की, है ना। पेरिस में इन्होंने फिजिक्स एवं मैथ को लेकर के पढ़ाई स्टार्ट किया। किस विश्वविद्यालय में, पेरिस विश्वविद्यालय में, जान लीजिएगा, पेरिस विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की आपको फिजिक्स और मैथ को लेकर के। और ये जो फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट की तो 1903 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, है ना। 1903 में इन्होंने
पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। याद रखिएगा, फ्रांस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, है ना, जो मैडम क्यूरी थी, फ्रांस में पीएचडी की उपाधि धारण करने वाली पहली महिला थी। कब पीएचडी की उपाधि धारण की? 1903 में की थी। और याद रखिएगा, ये सब मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा 1903 में ही, याद रखिएगा आपको 1903 में ही भौतिकी के लिए इनके अपने पति पियरे क्यूरी, है ना, पियरे क्यूरी के साथ इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, समझिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इन्हें 1903 में, ये ध्यान रखेंगे, यानी 1903 में आपको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी में इन्हें क्या, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इन्हें आपको नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे, है ना। तो 1903 में ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम दंपति जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो प्रथम दंपति जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे वह क्यूरी दंपति थे, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद 1911 में आपको रसायन शास्त्र के लिए इन्हें आपको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, नोबेल पुरस्कार आपको मिला था। किस क्षेत्र के लिए? इन्होंने रेडियम की शुद्धिकरण के लिए, है ना, रेडियम की शुद्धिकरण के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। फिर समझिएगा 1903 में भौतिकी के लिए इनके पति क्यूरी दंपति के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। और 1911 में रसायन शास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रेडियम की शुद्धिकरण के लिए। याद रखिएगा, रेडियम का जो खोज किया था वह मैडम क्यूरी ने ही की थी, है ना, रेडियम की जो खोज की थी वह मैडम क्यूरी ने ही की थी। और याद रखिएगा, क्यूरी दंपति ने 1898 में पोलोनियम की खोज की थी, है ना, पोलोनियम की खोज की थी, याद रखिएगा, पोलोनियम की खोज की थी। फिर समझिएगा मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था 1867 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। मैडम क्यूरी विज्ञान की दोनों शाखाओं के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला थी। इनका जन्म 1867 में पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुआ था और मृत्यु आपको 1934 में हुई थी, है ना। वर्सा में इन्हें शिक्षा दीक्षा ना मिला, तब इनकी बड़ी बहन ने इनको आर्थिक सपोर्ट किया और ये पेरिस आई और पेरिस विश्वविद्यालय में इन्होंने फिजिक्स और मैथ का शिक्षा ग्रहण किया, है ना। याद रखिएगा 1903 में इन्होंने सबसे पहले पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि धारण की, यानी फ्रांस में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाली पहली महिला थी। और याद रखिएगा पेरिस विश्वविद्यालय में ही ये प्रोफेसर बनी, है ना, पेरिस विश्वविद्यालय में ये लेक्चरर बनी, यानी पेरिस विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनने वाली पहली महिला थी। और उसी विश्वविद्यालय में इनकी मुलाकात हुई किसे? पियरे क्यूरी से, जिनसे इन्होंने शादी की, है ना, पियरे क्यूरी इनके पति थे। और इन दोनों लोगों ने मिलकर 1898 में पोलोनियम की खोज की थी। और 1903 में मैडम क्यूरी यानी क्यूरी दंपति को फिजिक्स के लिए रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 1911 में मैडम क्यूरी को रेडियम की शुद्धिकरण के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। रेडियम का जो खोज किया था वो आपको मैडम क्यूरी ने किया था। तो कंप्लीट हो गया, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चनों में। समझिएगा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि तैल चित्रों पर रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तैल चित्रों पर रंगों को उभारने के लिए, समझिएगा आपको तैल चित्रों पर रंगों को उभारने के लिए 2 नंबर क्वेश्चन है।
तैलचित्रों पर यानी ऑयल पेंटिंग पर रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का उपयोग किया जाता है ना? फिर समझिएगा, क्वेश्चन है कि तेल चित्रों पर रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो रसायन है वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। समझिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रों पर ऑयल पेंटिंग पर रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, है ना? आ जाए क्वेश्चन कि तेल चित्रों पर रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। समझिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है। समझिएगा, तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट और पूछा गया है। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है ना? किसमें संरक्षित रखा जाता है। समझिएगा, सोडियम धातु को जो संरक्षित रखा जाता है वो आपको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना? मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में इसे संरक्षित रखा जाता है ना? सोडियम को मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? आपको हेम्फ्रे डेवी ने खोज किया था, है ना? हेम्फ्रे डेवी ने इसका खोज किया था। याद रखिएगा, कब? आपको 1807 में किया था। फिर समझिएगा, सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? सीधे याद रखिएगा, केरोसिन तेल में या मिट्टी में संरक्षित रखा जाता है। सोडियम का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने, कब? 1807 में किया था। कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कंप्लीट करते चलेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि एक एक क्वेश्चन साइंस का कंप्लीट होता चला जाएगा रेलवे के लिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? समझिएगा, आपको एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? संख्या का मान कितना होता है? समझिएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है ये पूछा गया है ना? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 गुने 10⁻23, यही आपको एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। समझिएगा, एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो आपको 6.023 गुने 10⁻23, यही आपको एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ये याद रखेंगे, है ना? अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है आपको, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है? समझिएगा, फोटोग्राफी में 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है? प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है? रसायन का क्या नाम है? समझिएगा, आपको क्या नाम है? मैं क्वेश्चन सीधे लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। समझिएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है? याद रखिएगा, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाला रसायन का जो नाम है वो आपको सोडियम थायोसल्फेट है ना? आपको सोडियम थायोसल्फेट है। समझिएगा,
फोटोग्राफी में, है ना, क्वेश्चन आ जाए कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है, तो आपको सोडियम थायोसल्फेट, है ना, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग आपको फोटोग्राफी में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, समझिएगा। 6 नंबर, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, याद रखिएगा, किसे मिला था, है ना, किसे मिला था, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपको जैकोबस H.W. हॉफ को मिला था। कब? 1901 में, समझिएगा, जैकोबस H.W. हॉफ को मिला था, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में पहला यानी रसायन शास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। क्वेश्चन आ जाए कि रसायन शास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आपको जैकोबस H.W. हॉफ को कब मिला था, 1901 में। थोड़ा ध्यान समझ लेते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, समझिएगा। डायनामाइट के आविष्कारक, है ना, डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, अल्फ्रेड नोबेल, है ना। इन्हीं के स्मृति में 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये नोबेल पुरस्कार प्रदान की जाती है आपको 6 क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। वो कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन। आपको पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन, चौथा है आपको लिटरेचर, पांचवा है आपको पीस और छठा है आपको इकोनॉमी, है ना, समझिएगा। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स प्रदान किया जाता है वो आपको 1968 से प्रदान किया जाता है ना, और 1901 से पहले 5 प्रदान किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो जैकोबस H.W. हॉफ को प्रदान किया गया था। अलग अलग सब्जेक्टों को भी देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्टों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। तो समझिएगा, देखते हैं फिजिक्स के लिए, समझिएगा, फिजिक्स के लिए पहला नोबेल पुरस्कार, है ना, पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, समझिएगा। फिजिक्स के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपको W.K. रॉन्टजन को प्रदान किया गया था, है ना, रॉन्टजन को प्रदान किया था, समझिएगा, रॉन्टजन को W.K. रॉन्टजन को प्रदान किया था, याद रखिएगा। फिजिक्स के लिए पहला जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपको W.K. रॉन्टजन को प्रदान किया था, याद रखिएगा। ये जो W.K. रॉन्टजन है इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। किसका खोज किया था? एक्सरे का खोज इन्होंने किया था। अब बात करते हैं 2 नंबर में, समझिएगा, मेडिसिन के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था वो आपको E.W. वेहरिंग, है ना, E.W. वेहरिंग को प्रदान किया गया था, समझिएगा। मेडिसिन के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था E.W. वेहरिंग को प्रदान किया गया था। इसी तरह तीसरा नंबर जो है वह आपको लिटरेचर के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपको सूली प्रूधो को प्रदान किया गया था, सूली प्रूधो को प्रदान किया गया था। और समझिएगा, जो चौथा नंबर है वो आपको पीस के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपको हेनरी ड्यूरेंट को प्रदान किया गया था, हेनरी ड्यूरांट को प्रदान किया गया था, समझिएगा, हेनरी ड्यूरांट को प्रदान किया गया था। तो फिर समझिएगा, आसानी से पहला जब पूछ दे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, रसायन शास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो जैकोबस H.W. हॉफ को प्रदान किया गया था, है ना। भौतिकी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था W.K. रॉन्टजन को।
चिकित्सा शास्त्र के लिए पहला जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था E.W. वेहरिंग को प्रदान किया गया था। साहित्य के लिए जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह सूली प्रूधो को प्रदान किया गया था। और पीस की यानी शांति के लिए पहला जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपको हेनरी ड्यूरेंट को प्रदान किया गया था। जो हेनरी ड्यूरेंट थे ये आपको 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो ये आपको नोबेल जो पुरस्कार प्रदान किया गया था अलग अलग क्षेत्रों में वो आपको पहला। अब हम बात करते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह कि कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। समझिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो अब कौन सा ऊतक मतलब क्या, टिश्यू, है ना, टिश्यू, कौन सा टिश्यू शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है ना, नियंत्रित करता है। समझिएगा क्वेश्चन आ जाए कि शरीर का वह कौन सा ऊतक है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, यानी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला टिश्यू का क्या नाम है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले टिश्यू का क्या नाम है, तो आपको संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जिसे कहा जाता है कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, यानी शरीर के टेम्परेचर को यानी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल वाला जो टिश्यू होता है वह कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। ये आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल क्या होता है। समझिएगा सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल। समझिएगा बुध का परिक्रमण काल क्या होता है, आपको क्या होता है। समझिएगा सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल क्या होता है, याद रखिएगा 88 दिन होता है ना, आपको 88 दिन होता है। सूर्य से निकटतम ग्रह जो बुध है वह सूर्य की परिक्रमा जो करता है वह 88 दिनों में करता है, यानी सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। आइए सभी ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण को देख लेते हैं, या आखिर है क्या। इसको मिटाते हैं और इसको बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे पूरे ग्रहों का परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि समझिएगा। हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये हमारा सूर्य है ना, ये हमारा क्या है, आपको सूर्य है। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति देखिएगा। सबसे पहले आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। समझिएगा ये आपको सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है। पहले हम ग्रह को समझ लेते हैं कि ग्रह कहाँ किसे जाता है। समझिएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। फिर समझिएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही यह प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही यह प्रकाशित होते हैं। समझिएगा पूर्व में एक ग्रहों की जो अगर हम गति की बात करें, ग्रहों की गति के बारे में, तो सबसे पहले ग्रहों के गति का जो नियम का प्रतिपादन किया था वह केपलर ने किया था, है ना। सूर्य के ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वह केपलर ने किया था। और एक बात समझिएगा पूर्व में ग्रहों की जो संख्या थी वह 9 थी, है ना। पूर्व में ग्रहों की जो संख्या थी वह 9 थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में
IAU का बैठक हुआ, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ की बैठक हुई, और उस बैठक में प्लूटो को ग्रहों को श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों को श्रेणी से बाहर इसलिए कर दिया गया कि वह ग्रहों की परिभाषा यानी मापदंड को पूरा नहीं करता था। ग्रहों की परिभाषा है कि वह आकार में बड़ा होना चाहिए, वह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में करना चाहिए, और एक दूसरे के ग्रहों के कक्षाओं को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लूटो का क्या था, वह आकार में चंद्रमा से छोटा था और वृत्ताकार परिक्रमण करता था और वरुण की कक्षाओं में अतिक्रमण करता था। इसीलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। अब समझिएगा, ग्रहों की 2 गतियाँ होती है, एक होता है आपको परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण और दूसरा होता है परिभ्रमण, है ना। एक होता है परिक्रमण और दूसरा होता है परिभ्रमण। समझिएगा, परिक्रमण जो होता है वह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमण में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और परिभ्रमण में ग्रह अपने अक्षों पर घूमता है ना, अपने अक्षों पर घूमता है। तो ये आपका परिक्रमण और परिभ्रमण है ना। अब समझने का प्रयास करते हैं, जो ग्रहों की स्थिति है यह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है ना। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो है आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। ये आपको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। अगर आकार में पूछ दे तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आपका है। फिर समझिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार के दृष्टि से घटते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति है ना। याद रखिएगा, ग्रहों के घूर्णन की दिशा है वह पश्चिम से पूरब है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है ना। ग्रहों के घूर्णन की जो दिशा है वह पश्चिम से पूरब है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन याद रखिएगा, अपवाद स्वरूप 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। कौन कौन? शुक्र और अरुण, यानी क्लॉकवाइज है। शुक्र और अरुण का जो घूर्णन दिशा है वह पूरब से पश्चिम है, अपवाद में। तो आइए इन सभी ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि को देख लेते हैं कि क्या है। समझिएगा, मैं बताया था पश्चिम से पूरब ग्रहों की घूर्णन की दिशा। तो बुध का जो घूर्णन दिशा है यानी परिक्रमण जो है वह पश्चिम से पूरब में, यानी जो बुध सूर्य की परिक्रमा करता है वह आपको 88 दिन में करता है ना। 88 दिन में करता है। और ये जो अपने अक्ष पर घूमता है, ये जो अपने अक्ष पर घूमता है वो आपको 59 दिन में घूमता है ना। 59 दिन में घूमता है। फिर समझिएगा, शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि क्लॉकवाइज है, पूरब से पश्चिम है, तो ये आपको 225 दिन में करता है। 225 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर ये जो घूमता है वो आपको 243 दिन में घूमता है। इसी तरह पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो आपको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। लिखने का ज़्यादा स्पेस नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। समझिएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पे जो घूमता है वो आपको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में यह अपने अक्ष पर घूमता है। इसी तरह आपको मंगल है। समझिएगा, मंगल यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो आपको 687 दिन में करता है। 687 दिन में करता है। और अपने अक्ष पे जो घूमता है आपको 24 घंटे 37 मिनट 33 सेकंड में यह घूमता है ना। उसी तरह ये जो बृहस्पति है यह सूर्य की परिक्रमा को 11.86 वर्षों में करता है ना। यह 11.86 वर्षों में करता है। और अपने अक्ष पर जो घूमता है वह 9 घंटे 55 मिनट में यह घूमता है ना। उसी तरह शनि जो ग्रह है यह आपको सूर्य की परिक्रमा करता है 29.5 वर्षों में। 29.5 वर्षों में परिक्रमा करता है। और अपने अक्ष पे जो घूमता है वह 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। इसी तरह आपको वरुण है। अरुण जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो आपको 84 वर्षों में करता है ना। 84 वर्षों में करता है। और अपने अक्ष पे जो घूमता है वो आपको 11 घंटों में घूमता है ना। और इसी तरह
वरुण जो सूर्य की परिक्रमा करता है 164.8 यानी लगभग 165 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्षों पे जो घूमता है वह 16 घंटों में करता है। तो ये आपको सूर्य की परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि हो गई, ये आप याद रखेंगे। रेड वाला जो लिखे हैं वो आपको परिक्रमण है और जो ब्लू में लिखे हैं वो आपको परिभ्रमण है ना, समझिएगा। आपको सॉरी, जो रेड में लिखे हैं वो परिभ्रमण है और जो ब्लू में लिखे हैं वो आपको परिक्रमण है। अब समझिएगा, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिए क्वेश्चन इसमें आ जाए कि आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो समझिएगा आंतरिक ग्रह जो कहा जाता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह यानी इंटरनल प्लेनेट और एक्सटर्नल प्लेनेट जो कहा जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को आपको बाह्य ग्रह या एक्सटर्नल प्लेनेट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बने कि आंतरिक ग्रह का बाह्य ग्रह कौन सा है, तो समझिएगा आंतरिक ग्रह का जो बाह्य ग्रह है वह मंगल है। अगर आ जाए कि बाह्य ग्रह का आंतरिक ग्रह कौन है तो आपको बृहस्पति हो जाए। अगर पूछ दे कि ग्रहों की संख्या, समझिएगा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रहों की जो संख्या है वो आपको शनि की है 82, पहले बृहस्पति का था लेकिन अब हो गया है शनि, याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो ग्रहों की संख्या है, आप उपग्रहों की संख्या है वह 82 है। दूसरे नंबर पे आपको बृहस्पति की है 79, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपको 27 अरुण का और 14 है आपका वरुण का और 2 नंबर है आपको मंगल का और 1 है आपको पृथ्वी का। तो समझिएगा सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है शनि ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, अरुण, वरुण, मंगल और पृथ्वी है ना। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो आपको चंद्रमा है। मंगल का फोबोस एवं डिमोस है, जो डिमोस है वह सौर मंडल का एकमात्र छोटा ग्रह है ना। और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड है जो आपको बृहस्पति ग्रह का है ना। तो ये आपको याद रखेंगे। अपने अक्ष पर सबसे कम अवधि में जो घूमने वाला ग्रह है वो आपको बृहस्पति है, मात्र 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और सबसे धीमी गति से घूमने वाला जो ग्रह है वह शुक्र है, ये आपको 243 दिनों में अपने अक्ष पर यह घूमता है ना, याद रखेंगे। और सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है बुध। तो आपको ये सौर मंडल के प्रमुख उपग्रहों से संबंधित था। कंप्लीट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम चलते हैं। ओके, चलिए समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। समझिएगा 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपको नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है, किससे है? सूक्ष्मता से है ना। आपको सूक्ष्मता से है, समझिएगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी जो संबंधित है वो आपको सूक्ष्मता से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। समझिएगा अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। समझिएगा अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में आपको 2 रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन है इसमें? 1 नंबर है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। 1 नंबर में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल है और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 2 ऐसे रसायन हैं जो अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। आ जाए क्वेश्चन कि अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और दूसरा नंबर आपको सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा
11 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है। समझिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, कालाजार का बीमारी, कालाजार का बीमारी किस परजीवी के कारण, है ना, किस परजीवी के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। समझिएगा कालाजार का जो बीमारी होता है ये आपको लिस्मेनिया डोनवानी, लिस्मेनिया डोनवानी नामक परजीवी के कारण यह रोग होता है ना। जो कालाजार रोग होता है वह लिस्मेनिया डोनवानी नामक परजीवी के कारण होता है। और याद रखिएगा कालाजार के बीमारी का खोज किसने किया था, UN ब्रह्मचारी ने खोज किया था, है ना, UN ब्रह्मचारी ने इसका खोज किया था। आ जाए क्वेश्चन कि कालाजार की बीमारी का खोज किसने किया था, तो UN ब्रह्मचारी ने खोज किया था। किस परजीवी के कारण होता है, तो लिस्मेनिया डोनवानी नामक परजीवी के कारण आपको कालाजार की बीमारी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम 12 नंबर में बात करते हैं। 12 नंबर है कि आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। समझिएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि आँख के किस भाग के द्वारा, किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है, प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। समझिएगा क्वेश्चन है आपको कि वो आँख का कौन सा भाग है जो आँख में प्रकाश प्रवेश करता है तो वह उसको नियंत्रित करता है। यानी आँख का कौन सा भाग है जो बाहर से प्रकाश प्रवेश करता है आँख में तो उस प्रकाश को नियंत्रित करता है, वह है आपको आइरिस, है ना। ये आइरिस है। जो आइरिस होता है यही आँखों में आने वाले बाहरी प्रकाशों को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। बाहर से आने वाले प्रकाशों को यह नियंत्रित करता है आइरिस, याद रखिएगा, ठीक ना। और आँख जब डोनेट किया जाता है तो आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, वह आपको कॉर्निया डोनेट किया जाता है। कौन सा किया जाता है, आपको कॉर्निया, है ना, कॉर्निया आपको डोनेट किया जाता है। आँख का आपको कॉर्निया डोनेट किया जाता है, याद रखिएगा। आ जाए क्वेश्चन कि आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। कंप्लीट। तो ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से। समझिएगा मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि। 13 नंबर, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है। समझिएगा, है ना। जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो आपको लीवर है ना। लीवर जिसे कहा जाता है हिंदी में यकृत, ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और याद रखिएगा लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी कहलाता है ना। आपको लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो आपको लीवर है ना। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह लीवर है, और लीवर का जो अध्ययन होता है वह हिपैटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद आपको 14 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को हस्तांतरण करने किसके द्वारा किया जाता है। समझिएगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, 14 नंबर क्वेश्चन। एक पीढ़ी से, ये आपको मालूम होगा अच्छी तरह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित यानी स्थानांतरित किसके द्वारा होता है, स्थानांतरित किसके द्वारा होता है। समझिएगा क्वेश्चन है आपको
कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को, समझिएगा मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? समझिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है वह किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, ये आपको क्रोमोजोम है ना, आपको क्रोमोजोम के कारण या स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होता है ना। क्रोमोसोम या क्रोमोजोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित किया जाता है, होता है, वह क्रोमोसोम से होता है ना, क्रोमोसोम से होता है। और याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया था? क्रोमोसोम का जो खोज किया था वो आपको कार्ल विल्हेम वान नेगेली ने किया था, है ना, नेगेली ने किया था। कब? 1842 में किया था, है ना, 1842 में किया था। तो समझिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है वह क्रोमोसोम द्वारा होता है। और याद रखिएगा, क्रोमोसोम का जो खोज किया था वह कार्ल विल्हेम वान नेगेली ने 1842 में किया था, है ना। इससे संबंधित और है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जेनेटिक का खोज किसने किया था, समझिएगा, जेनेटिक का खोज किया था, तो जेनेटिक का जो खोज किया था वो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज किया था। अगर आ जाए कि मॉडर्न जेनेटिक का खोज किसने किया था, है ना, मॉडर्न जेनेटिक का जो खोज किया था वह टी.एच. मार्गन ने किया था। लेकिन अगर आ जाए कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था, जेनेटिक कोड का खोज किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने इसका खोज किया था। तो याद रखिएगा, फिर समझिएगा आप, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफ़र होता है वह क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्रोमोसोम का जो खोज किया था वह 1842 में आपको कार्ल विल्हेम वान नेगेली ने किया था। और इसी संबंधित जेनेटिक का जो खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और मॉडर्न जेनेटिक का खोज किया था टी.एच. मार्गन ने, और जेनेटिक कोड का जो खोज किया था वह आपको डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने किया था। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 15 नंबर। समझिएगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? समझिएगा, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे लंबा वृक्ष है वो आपको सिकोया है ना, सिकोया है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो आपको सिकोया सेम्परविरेंस है ना, आपको सेम्परविरेंस है, याद रखिएगा। इसे हाइपेरियन के नाम से भी जाना जाता है ना, इसे हाइपेरियन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ मिलता है? आपको कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलता है, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो आपको लगभग 350 फुट की लंबाई होती है ना, 350 फुट की लंबाई होती है। और याद रखिएगा, इसकी जो आयु होती है वो आपको 3000 से आपको 4000 वर्ष इसकी आयु होती है ना, 3000 से 4000 वर्ष इसकी आयु होती है, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन कि विश्व का सबसे भारी और आयतन में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो कोस्ट रेडवुड है ना, कोस्ट रेडवुड, याद रखिएगा। यह सबसे भारी है ना, विश्व का सबसे भारी
और आयतन में सबसे बड़ा है, आयतन में आपको सबसे बड़ा है। तो समझिएगा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया यानी सिकोया सेम्परविरेंस, जिसे हाइपेरियन भी कहा जाता है, यह कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 350 फुट है लगभग, और इसकी आयु लगभग 3000 से 4000 वर्ष होता है। और विश्व का जो सबसे भारी वृक्ष है वह कोस्ट रेडवुड होता है ना, जो सबसे भारी होता है और आयतन में सबसे बड़ा होता है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। समझिएगा 16 नंबर, मछलियों के यकृत में, मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, किस विटामिन की प्रचुरता होती है। समझिएगा मछलियों के यकृत में आपको विटामिन डी की प्रचुरता होती है ना, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। याद रखिएगा मछलियों के जो यकृत में सबसे अधिक पाया जाता है वो आपको विटामिन डी पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? आपको हॉपकिंस ने इसका खोज किया था। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपको कैल्सीफेरॉल है ना, कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। और इसके कमी से 2 रोग होता है। एक नंबर होता है रिकेट्स, है ना, रिकेट्स जो हड्डियों से संबंधित आपको बच्चों में होता है ना। और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। यह जो रोग होता है वह वयस्कों में होता है ना, वयस्कों में हड्डी से संबंधित ये रोग होता है। और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है ना, आपको इक्थियोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा मछलियों का जो अध्ययन कहलाता है वह इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मछली पालन का जो अध्ययन कहलाता है वो आपको पीसी कल्चर कहलाता है ना, पीसी कल्चर। तो समझिएगा विभिन्न मछलियों के प्रकार का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है और मछली पालन का अध्ययन आपको पीसी कल्चर कहलाता है। यह यकृत में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है जिसका खोज किया था हॉपकिंस ने। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से 2 रोग होता है, एक रिकेट्स होता है और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया होता है ना। ये आपको 2 रोग होता है। तो ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। समझिएगा थैलेसीमिया 17 नंबर, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, आपको नहीं होती। समझिएगा आपको क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति में थैलेसीमिया रोग होती है, जिस व्यक्ति में आपको थैलेसीमिया रोग होता है उसके शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की, है ना, हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का खोज किसने किया था? आपको होनफील्ड ने किया था, है ना। होनफील्ड ने कब? 1840 में किया था, है ना। हीमोग्लोबिन का जो खोज किया था वो होनफील्ड ने किया था। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? रक्त आपको लाल होता है। और याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का, रक्त में ऑक्सीजन का आपको
परिवहन करता है। तो ध्यान रखेंगे, थैलेसीमिया नामक रोग से जो ग्रसित होता है उसके शरीर में संश्लेषण क्षमता नहीं होती है कि हीमोग्लोबिन की। इसका खोज किया था ह्यूनफील्ड ने 1840 में। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है वो रेड होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी परिवहन होता है, परिवहन करना होता है, ठीक ना, संचार करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है कि आरबीसी के निर्माण में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। समझिएगा, 18 नंबर, आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में किसकी उपस्थिति आवश्यक है, किसकी उपस्थिति आवश्यक है। समझिएगा, क्वेश्चन है आपको कि आरबीसी के निर्माण में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। याद रखिएगा, फॉलिक एसिड की, है ना, फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक होता है। याद रखिएगा, आरबीसी के निर्माण में फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक होता है। और याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है ना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है, ये याद रखेंगे कंप्लीट। और आरबीसी के निर्माण में फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक होती है, ये ध्यान रखेंगे। 19 नंबर है, दर्द दूर करने के लिए दवाएं क्या कहलाती है। समझिएगा, 19 नंबर, दर्द दूर करने के लिए दवाएं क्या कहलाती हैं, दवाएं क्या कहलाती है। समझिएगा, दर्द दूर करने के लिए जो दवाएं कहलाती है वह एनाल्जेसिक कहलाती हैं, है ना, एनाल्जेसिक कहलाती हैं। समझिएगा, जो दर्द दूर करने के लिए दवा होती है उसको, आपको उस दवा को कहा जाता है एनाल्जेसिक, ठीक ना। दर्द दूर करने के लिए दवाएं क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं, ये याद रखेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि ब्रेक का अध्ययन कहलाता है। समझिएगा, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रेक यानी क्या, किडनी, है ना, किडनी का अध्ययन कहलाता है। समझिएगा, किडनी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है जी, किडनी का अध्ययन। बताइए आप लोग फटाफट, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। किडनी का जो अध्ययन कहलाता है वो आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना। किडनी का अध्ययन आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यहीं पे और कुछ अध्ययन देख लेते हैं एन से, न्यूरोलॉजी। समझिएगा, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है ना, तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगर आ जाए न्यूमिस्मेटिक, तब न्यूमिस्मेटिक, इसमें क्या होगा, न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है ना, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्का मतलब क्या, स्टडी ऑफ कॉइन, है ना, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ब्रेक का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, और स्टडी ऑफ कॉइन यानी सिक्कों का अध्ययन आपको न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। तो ये आपको था मॉडल सेट नंबर 13, है ना, जो मैंने काफ़ी अच्छा से इसको डिस्कशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आए होंगे, है ना। अगर क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसको अच्छा से पढ़ें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मैं फिर बताया कि मेरा सामने एग्ज़ाम है, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को कंटिन्यू मैं मॉडल सेट कराता रहूँ, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट में कोई मॉडल सेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।